महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। घड़ी में रात के 12:15 बज रहे थे। चारों ओर गहन निश्शब्दता छाई हुई थी। पूरा शहर, पूरी बिल्डिंग नींद के आगोश में थे। कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। अचानक ही अमितेश मित्रा की नींद टूट गई। रात के इस वक्त अचानक नींद का टूटना कोई असाधारण बात नहीं थी। लघु शंका की पुकार उन्हें बाथरूम जाने के लिए मजबूर कर रही थी, मगर इस वक्त बाथरूम जाना क्या ठीक रहेगा? नहीं, मनी मन सोचकर आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगे, मगर नहीं। प्रकृति की पुकार बहुत तेज थी। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा था। असहाय होकर पास में सो रही पत्नी सुगंधा की तरफ एक दृष्टि मारी। खुर्राटे भरती हुई गहनी नींद में थी सुगंधा। बेचारी सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक परिवार की चक्की में पिसती है। काम करते करते थक जाती है और बिस्तर में पड़ते ही निंद्रा देवी के गोद में चली जाती है। ऐसे में उसकी नींद में खलल डालना क्या उचित होगा? मगर खलल डाले बिना भी तो कोई उपाय नहीं है। बाथरूम जाना ही पड़ेगा, अत्यावश्यक है। धीरे धीरे महसूस हुआ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, शायद ज्यादा देर रोक ना सके। सुगंधा, सुगंधा, धीरे धीरे पत्नी को हाथों से हिलाने लगे। करीब 7-8 बार नाम पुकारने के पश्चात अचानक पत्नी की आवाज कानों में पड़ी। क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो? सोने दो। मैं क्या कह रहा था, सुनो तो। बाथरूम जाना था जरा। शब्द सुनते ही जैसे तवे पर पड़े गर्म पानी की छींटों की तरह उछलकर जाग उठी सुगंधा। ओफ, तुमको लेके ना मैं और नहीं सक रही हूं। दिन भर तुम्हारे लिए खटू, रात को भी सोने नहीं देते। और इसके बाद अमितेश के 14 पुश्तों बाप दादाओं का मौखिक श्राद्ध करने के बाद सुगंधा बोली, लो चलो, यहीं बैठे रहोगे? मुंह पर एक बनावटी हंसी लेकर अमितेश बेड से नीचे उतर आए। धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। अब कोई डर नहीं। असली में कमरे से निकलकर बाथरूम तक आने के लिए एक छोटा कॉरिडोर पड़ता है। वहां बहुत अंधेरा रहता है। बाथरूम के अंदर उन्होंने दो बड़े बल्ब लगा रखे हैं। बाहर सुगंधा, अंदर रोशनी। अब कोई डर नहीं। प्रकृति की पुकार पर जवाब देने का समय है। थोड़ी देर बाद बाथरूम से निकल आए। हो गया, आप सो जाओ। पत्नी सुगंधा की आंखों में जैसे खून उतर आया था। घूरती हुए उन्हें जाकर बेड पर वो लेट गई। अमितेश भी बिस्तर में जाकर आराम से सो गए। वैसे अमितेश कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। वो एक बड़ी आईटी फर्म में काम करते हैं, मगर स्वभाव से बेहद डरपोक है। अंधेरा
भूत, इन सब से उनकी हालत पस्त हो जाती है। हालांकि इससे उनकी समाज सोसाइटी में बहुत हंसी भी उड़ती है। हाँ, ऑफिस में तो जैसे मजाक का ही पात्र हैं। ऊपर से कल का आया वो अरविंद हर समय उनको मजाक उड़ाने के लिए रास्ता खोजते रहता है। मगर क्या करें अमितेश, उसका ये डर जाता ही नहीं है। बचपन से न जाने कब उसके दिमाग में ये डर आकर बैठ गया, समझ ही में नहीं आया। अब लोग कहते रहे उसे डरपोक, नामर्द, मगर डरने में बुराई क्या है? भूत प्रेत, शाकनी, चुड़ैल ये सब होते हैं। बचपन से वो कई कहानियां पढ़ता आया है इनकी, और इसीलिए उनसे डरता भी आया है। फिर इनसे डरने में बुराई भी क्या है? अरे जिस तरह से भगवान इस दुनिया में है, वैसे ये सब भी होते हैं। प्रमाण है हमारे आदिम किताबों में। और फिर उनसे डरना एक तरह से उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना है। हर कोई अगर हिम्मतवर बन के भूतों से डरना बंद कर देगा तो फिर भूतों के अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? मगर अपने आप पर काबू करना चाहकर भी वो काबू नहीं कर पाते हैं। अभी उसी दिन की तो बात है, बिल्डिंग के नीचे ही पहुंचे थे कि अचानक लोड शेडिंग की वजह से लाइट गोल हो गई। खूब अंधेरा था चारों ओर। शाम के 7, 7:30 बजे होंगे। लिफ्ट तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक गुफा हो, जिसमें घुसते ही ढेर सारे भयानक चेहरे चीखते चिल्लाते उनके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और उनके शरीर को फाड़ कर खा लेंगे। सीढ़ियां जैसे नरक को जाती हुई रास्ता है, जिस पर जैसे ही वो चढ़कर ऊपर जाएंगे, हर एक मोड़, हर एक जगह पर उन्हें मिलेंगे अजीबो गरीब जीव, जो सिर्फ और सिर्फ कांप उठा था उनका शरीर। कैसे जाएंगे घर? 4 मंजिला इस बिल्डिंग में 3रे मंजिल पर है उनका घर, मगर उसके लिए छानी पड़ेगी इतनी सारी सीढ़ियां, और हर सीढ़ी के किस कोने, किस कोंटे में जाने कौन सा भयानक जीव बैठा हुआ होगा। उनका हाथ पांव जैसे कांपने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि घर तक का ये रास्ता वो कैसे तय करें। लाइट भी कब आएगी इस बात का कोई पता भी तो नहीं था। तभी जैसे उम्मीद की रोशनी लेकर आया चौकीदार हीतू। बिहार से आया हीतू काफी हिम्मती था। बस एक ही बुराई थी उसमें, पान खाने का बहुत शौकीन था। जब अमितेश बिल्डिंग के नीचे पहुंचे उस वक्त हीतू नहीं था, गया होगा पास की पान की दुकान से पान लेने। हीतू को देखकर बोला, क्या हुआ बाबू, काहे को यहां खड़े हैं? हीतू, सुनना भाई, एक काम कर देगा, जरा मुझे घर तक छोड़ देना भाई। बाबू, घर तक न जब तो यहाँ काहे को खड़ेल बा, चढ़ जाइए सीढ़ी। अरे काहे का डर है? डर नहीं है, इतनी सारी अंधेरी सीढ़ियां, डर नहीं है। कैसी बात कर रहा है तू? अरे बिहार के गांव से है। हाँ, क्या उसने भूत प्रेत इन सब की कहानियां नहीं पढ़ी है? कभी गांव के किसी खेत खलिहान, पीपल के पेड़ के, इमली के पेड़ के नीचे भूतों से सामना नहीं हुआ है? वो बोले, हे तू, जरा मेरे को घर तक छोड़ आना भाई,
मैं तुझे हफ्ते भर के पान का खर्चा दे दूंगा। अरे बाबू, बहुत परेशान न करते हैं आप, आइए, कहकर हितू उनके साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। अमितेश ने तुरंत ही उसकी एक बाह को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक गुफा से होकर वो गुजर रहा है, जहां उसके हाथों में एकमात्र मशाल हीतू है। हीतू में मगर डर के कोई लक्षण नहीं थे। काश अमितेश भी इसकी तरह हिम्मती होते। धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद हीतू बोला, बाबू लीजिए, आपका घरवा आ गया है। हम नीचे जाए थे, फिर कोई देखेगा तो बोलेगा हम ड्यूटी छोड़ के इधर घूम रहे हैं। अरे अभी कहां जाने वाला है वो? रुक जा, पहले मैं घर के अंदर चले जाऊं, उसके बाद तू जाना। यहां इस जगह मुझे निसहाय छोड़कर तू नहीं जा सकता। अमितेश ने उसकी बांह और कसकर पकड़ ली और उसे खींचते खींचते अपने फ्लैट के दरवाजे पर ले आए। फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देकर आवाज देने लगे, सुगंधा, सुगंधा, देखो मैं आ गया। सुगंधा, सुगंधा खोलो ना सुगंधा। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। कहां गई सुगंधा? अंधेरे में कहीं कोई उसके घर के अंदर तो नहीं आ गया? भयभीत मन से और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। एक हाथ से उन्होंने हीतू का बांह जकड़ रखा था और दूसरे हाथ से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहे थे। अंधेरे कॉरिडोर में एक एक सेकंड उनके लिए भयानक बीत रहा था। दरवाजे पर इतनी भयानक दस्तक से खींच उठी थी सुगंधा। रसोई में काम करते करते काम छोड़कर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। आ गया, उफ, इस आदमी को लेकर मैं और नहीं सकती हूं। देखो कैसे डरपोक की तरह दरवाजा खटखटा रहा है, जैसे जैसे मर ही जाएगा। कहते कहते उसने दरवाजा खोला। अमितेश डर के मारे आंखें बंद किए दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब दरवाजा खुल गया और उसके साथ दस्तक के 2-3 मुक्के सुगंधा के मुंह पर पड़ गए। तू! चौंक पड़ा था वो। अरे तुमने दरवाजा खोल दिया, मुझे पता ही नहीं चला। ही तो जा 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 जा। कहने के साथ साथ जेब से निकालकर 50 का नोट उन्होंने धीरे से हीतू के हाथों में डाल दिया। मगर यह बात सुगंधा की आंखों से नहीं बच सकी। खींच उठी सी सुगंधा, इस आदमी के डर से तो परेशान हो गई हूं मैं। ऐसा नहीं है कि सुगंधा ने अमितेश को डर से छुटकारा दिलाने का कोई भी प्रयास नहीं किया था। अमितेश के ऑफिस के राय बाबू की सलाह पर एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया था, मगर असर तो कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम हो गया। डॉक्टर की फीस और दवाओं में काफी पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं किया जा सका। अलबत्ता अमितेश के कारनामों से उसे सबके सामने शर्मिंदा अवश्य होना पड़ता है। अभी पिछले दिनों की तो बात है, ओफ, इतनी शर्मिंदगी पूरी बिल्डिंग में। आसपास के फ्लैट वाले तो आज भी इस बात पर चुटकुला बनाते हैं। अमितेश को कभी कभी सिगरेट पीने की आदत है। हालांकि सुगंधा को सिगरेट की बदबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर वो अमितेश को रोकती नहीं है, क्योंकि कम से कम कोई एक काम तो ऐसा है जिसे महसूस होता है कि उसका पति भी दूसरों की तरह मर्दानगी रखता है। इसलिए सिगरेट पीने की इच्छा होने पर अमितेश टेरेस पर चला जाता है। 4 मंजिला इस बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पर टेरेस है। उस दिन सुगंधा ने अमितेश की पसंद का खाना बनाया था। रात करीब 9:30 बजे खाना खाने के पश्चात
प्रसन्न मन से अमितेश को सिगरेट पीने की इच्छा हुई। सिगरेट का पैकेट और माचिस लेकर वो चुपचाप टेरेस की ओर चला गया। अभी 10-1 मिनट ही बीते थे कि अचानक ऊपर से मिसेस पॉल की आवाज आनी शुरू हो गई। बचाओ बचाओ, कोई है, चौकीदार, अरे आओ, कोई जल्दी आओ। चौंक पड़ी थी सुगंधा। मिसेस पॉल 4थी मंजिल पर रहती थी। सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई महिला थी। काफी खूंखार और विदुषी। अकेली ही रहती थी। पति के साथ इस फ्लैट में उनका आगमन हुआ था, मगर पिछले 2 साल पहले ही पति का देहांत हो गया था। बेटी बेटों को अपने साथ रखने के बजाय स्वच्छंद रहना ही उन्हें पसंद था। जिस तरह का उनका स्वभाव था वैसे ही उनका रूप दर्शन। बड़े बाल, सफेद रंग की साड़ी, पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त थी उनकी। सुगंधा चौंक पड़ी थी मिसेस पॉल की इस तरह से चीखने पर। अमितेश भी तो टेरिस पर गया है। यही सोचकर वो ऊपर जाने के लिए निकली ही थी कि अचानक नीचे से हितू का हुआ करके ऊपर की तरफ दौड़ा। उसके बात करने की भंगिमा कुछ ऐसी थी जैसे सियार हुक्का हुआ कहकर चिल्ला रहा हो। और इसके कुछ ही देर बाद 4थी मंजिल पर रहने वाले श्यामाचरण जी और हितू अमितेश को हाथ और पांव से पकड़कर लटकाते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आ रहे थे। अमितेश एक तरह से आवाज करता हुआ जैसे अभी भी कांप रहा था। घर में लाकर उसे सोफा पर लेटाया गया। चौंक पड़ी थी सुगंधा। क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ? अचानक मिसेस पॉल भी नीचे आ गई। अरे क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है आज जितनी गर्मी लग रही है मुझे से रहा नहीं जाता है, इसलिए आज रात को नहा लिया। बाल सुखाने के लिए टेरिस पे चली गई थी। अच्छी हवा चल रही थी, मगर आज टेरिस का जो लाइट है पता नहीं क्यों बार बार बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। हितू से कहा था मैंने उसे बदल दे। अचानक मेरे पीछे किसी के गौं गौं करने की आवाज से मैं चौंक उठी। मुड़कर देखा तो अमितेश जी थे, इसीलिए मैं चीख पड़ी। मुझे लगा उन्हें मिर्गी का दौरा आ गया है। अरे नहीं, उन्हें मिर्गी नहीं है, सुगंधा ने कहा। तब तक अमितेश भी होश में आ चुका था। होश में आते ही पहला शब्द जो उसने चिल्लाया, डायन चुड़ैल, डायन चुड़ैल। सुनकर तो जैसे वहां खड़े सब लोगों की हंसी छूट गई। सफेद साड़ी और सफेद बालों में खड़ी मिसेस पॉल को वो डायन चुड़ैल समझ बैठा था, मगर पूरे वातावरण में सिर्फ 2 लोगों को हंसी नहीं आ रही थी। एक सुगंधा जो शर्म के मारे गड़ी जा रही थी, और दूसरी मिसेस पॉल गुस्से से जली जा रही थी। उस दिन के बाद से तो उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया था। स्वाभाविक ही है, किसी को अगर डायन चुड़ैल की उपाधि दी जाएगी तो वो क्या करेगी, मगर सुगंधा अपने पति का क्या करे। अगली सुबह अचानक मोबाइल बज उठा। फोन ऑफिस के कलीग नरेन का था। अमितेश, सुन, जल्दी तैयार होके ऑफिस आ जा। अरे वो अपने ऑफिस के रायदा है ना, वो नहीं रहे। आज सवेरे सवेरे हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। हम लोग सब ऑफिस में इकट्ठा हो रहे, फिर वहीं से उनके घर जाएंगे। सुनकर चौंक पड़ा था अमितेश। राय उसके ऑफिस के बॉस थे। हालांकि अमितेश के साथ उसके संबंध उतने अच्छे नहीं थे। ऑफिस में मजाक उड़ाने वालों में राय भी सबसे आगे रहते थे, मगर अचानक उनकी मौत की खबर को सुनकर
अमितेश चौंक पड़ा था। इस तरह से अचानक वो व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा, अमितेश ने सोचा नहीं था। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में पहुंचा तो लगभग सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। अरे आ अमितेश, बस तेरा ही इंतजार था, नरेंद्र बोल पड़ा। बस 12 बजे के करीब उसके घर के सारे लोग आ जाएंगे, फिर अर्थी जाएगी। हम लोग 11 बजे तक निकलते उनके घर के लिए। ऑफिस कलीग मोहिनी बोल पड़ी। अब कैसे अजीब सा सब कुछ हो गया ना, कल तक सोचा नहीं था आज रायदा की अंत्येष्टि में जाना पड़ेगा। हाँ, मैंने उनके बेटे से बात की थी, अरविंद बोल पड़ा। एक आश्चर्यजनक बात सुनने में मिली। अंतिम सांस लेने से पहले वो अमितेश कह रहे थे, जैसे आपसे कुछ कहना चाहते हो। सुनकर चौंक पड़ा था अमितेश। राय बाबू मरने से पहले उसका नाम ले रहे थे, मगर क्यों? ऑफिस कलीग मोहिनी बोल पड़ी। अब मुझे लगता है आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, ये आप मरने से पहले आपको एक बार देखना चाह रहे थे। ऑफिस में सबसे ज्यादा स्नेह तो वो आप ही से करते थे, आपके काम की तारीफ भी तो करते थे। तभी अरविंद दोबारा बोला, मुझे तो थोड़ा सा डर सा ही लग रहा है। कहते हैं किसी की अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भटकती है। आत्मा भटकती है? सुनकर जैसे सर से पैर तक कांप उठा था अमितेश। राय बाबू अंतिम क्षण में उसे देखना चाहते थे और नहीं देख पाए। तभी उसे थोड़े से रिलैक्स की जरूरत महसूस हुई। ऑफिस में आते ही उसे वॉशरूम जाकर हाथ मुंह धोने की आदत है। रास्ते में भीड़ भाड़, बस के धक्के, लोगों की पसीने की बदबू हटाने का यह सबसे अच्छा माध्यम है। यही सोचकर वो बोल पड़ा, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूं। वॉशरूम ऑफिस के कोने में था। इधर दिन के समय भी अंधेरा सा ही रहता था। वॉशरूम के अंदर लाइट जलाकर वो हाथ मुंह धो ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी के जूतों की आवाज उसे सुनाई दी। लगा ऑफिस का कोई और भी शायद वॉशरूम आ रहा है, मगर नजर पीछे करते ही साथ वो चौंक पड़ा। अंधेरे से जो आकृति उभर रही थी उसकी चाल ढाल कुछ हद तक पहचानी हुई थी, मगर सबसे ज्यादा पहचानी थी वो खुशबू जो उसने हाथों में पकड़ रखी थी। ये खुशबू थी विल्स सिगरेट की। ऑफिस में विल्स सिगरेट तो सिर्फ रायदा ही पीते थे, मगर तभी उसके कानों में गई आवाज, अरे अमितेश। चौंक पड़ा था वो। रायदा उसके पीछे खड़े हैं, मगर रायदा कैसे हो सकते हैं? उनकी तो आज अंत्येष्टि होने वाली है। जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा था अमितेश। चेहरे पर पानी की छींटे पड़ते ही आंखें खुल गई। घबराकर जैसे ही उसने आंख खोली, एक चेहरा उसकी ओर झुका हुआ था।
मगर उस चेहरे को देखकर उसके दिल की धड़कनें और बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है? होश में आने के बाद भी उसे रायदा दिखाई दे रहे हैं। अरे क्या हुआ? आंखें खोल भाई, है? हड़बड़ाकर उठ बैठा अमितेश। मगर ये क्या? चारों तरफ तो ऑफिस के कलीग्स थे और रायदा तो उसके पास ही खड़े थे। मगर क्या रायदा सबको दिख रहे हैं? अरे बस हो गया, मैं कोई मरा नहीं हूं। अरे छोटा सा जोक था तुम्हारे साथ, मगर तुमने तो हालत खराब कर दी है। अरविंद ने बीच में से भांजी मारी। हाँ? अरे क्या हालत थी आपकी, है? मुंह से झाग निकल रहा है ऐसा। हम लोगों की तो हालत खराब हो गई थी, लगा कहीं हार्ट अटैक हो जाता तो हम लोगों को जेल ना हो जाए। वाह, क्या डरते हो अमितेश दा। अमितेश चौंक पड़ा। मतलब रायदा की मौत नहीं हुई है तो सवेरे सवेरे ऑफिस के सब लोगों ने आपस में मिलकर उसके साथ प्रैक्टिकल जोक किया है। और इसके साथ ही ऑफिस में गूंज पड़ी सब लोगों की हंसी। हालांकि अमितेश को इस तरह के मजाक की आदत थी, मगर इस हद तक जाके ये लोग उसके साथ मजाक करेंगे उसने कभी सोचा नहीं था। उसकी कमजोरी का गुस्से से बर उठा अमितेश। बस हद हो गई है आज। ऑफिस से निकलकर पास ही के पार्क की ओर चल पड़ा। ऑफिस से ठीक बगल में ही एक छोटा सा पार्क था जहां पर बैठने के लिए काफी सारे बेंचेस थे। ऑफिस के कर्मचारी सिगरेट ब्रेक के नाम पर यहां आकर समय व्यतीत करते थे। मूड खराब हालत में अमितेश आकर वहीं एक बेंच के पास बैठ गया। ऑफिस के लोगों ने उसकी इस बात का प्रतिकार नहीं किया। जैसा उसके साथ किया गया है उस हाल में कुछ देर के लिए उसे ब्रेक देना जरूरी है। गुस्से से भरा अमितेश पार्क में बैठा हुआ था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। आज आपके साथ थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना। चौंक कर इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। लगा मन का भ्रम होगा, मगर तभी दोबारा कानों में आवाज पड़ी। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? अरे आप ही से बात कर रहा हूं। कौन? चौंक पड़ा था अमितेश। ओ रुकिए, मुझे जरा शरीर धारण करने दीजिए। असली में जिस तरह से चारों ओर प्रदूषण बढ़ा है, शरीर धारण करना थोड़ा समय लगता है। और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उभर कर आई एक इंसानी आकृति। पुराने जमाने की लंबी शर्ट, धोती, चमड़े के हाथों के बने जूते, आंखों में पुराने जमाने के ऐनक, सर पर आधे बाल आधी चांद, हाथों में लाठी पकड़े एक वृद्ध उसके सामने खड़ा था। आप ठीक है? कौन है आप? अरे डरो मत। वैसे हूँ तो मैं भूत, मगर तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं यही इस पार्क में रहता हूँ। यहाँ से तुम्हारा ऑफिस दिखता है ना। उस ऑफिस से मुझे बड़ा प्यार है। आज से कई साल पहले यहाँ पर एक दूसरी कंपनी का ऑफिस हुआ करता था। वहां पर मैं क्लर्क का काम करता था। काम से बड़ा प्यार था मुझे। कभी छुट्टी नहीं लेता था।
एक दिन काम करते करते ही वर्किंग टेबल पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। मगर ऑफिस का मोह मैं छोड़ नहीं पाया, इसीलिए यहीं भूत बनकर टहल रहा हूं। भूत? हाँ, अरे अभी तो तुम्हारे सामने शरीर धारण किया ना। देखो ना वक्त कैसे गुजर जाता है। वो तुम्हारे ऑफिस के मिस्टर राय और चपरासी चंदू, वो मुझे पहचानते हैं। उस समय राय तो लड़का सा था, चंदू भी नया नया ऑफिस में ज्वाइन किया था। फिर ऑफिस बदला, लोग बदले, मगर चंदू और राय आज भी वहां काम कर रहे हैं। मेरे देखते में ही दोनों बुढ़ापे की दहलीज में पहुंचे। कभी पूछना उनसे। महेंद्र कुमार चंद्रवंशी का नाम याद रखे हुए होंगे वो मुझे। मगर तुम्हारे साथ ये क्या तकलीफ है? इतना क्यों डरते हो? क्या बताऊं पूछी, मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे डरने में कोई बुराई नहीं है। डर कर एक तरह से तुम भूतों के प्रति सम्मान ही व्यक्त करते हो। वही तो, मगर देखा ना आपने कि किस तरह से ये लोग मेरे डरने का मजाक उड़ाते हैं। अरे एक इंसान अगर भगवान की भक्ति करे तो क्या उसका कोई मजाक उड़ाता है? तो फिर डरने वाले के साथ ऐसा क्यों? देखो, हर चीज की अति जो है ना, वो ठीक नहीं होती है। अब तुम्हारे डर की भी अति है, मगर भूतों से डर कैसा बताओ? मैं भी तो भूत हूं, मैंने तुम्हें कुछ किया क्या? अरे ये सब अफवाह है कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाचनी ये सब इंसानों को पकड़कर उनकी गर्दन मरोड़ देते हैं, उनके कंधे पर बैठ जाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। हम लोग तो खुद ही दुखी हैं, संसार के भंवर में फंसे हुए हैं, छूट नहीं पा रहे। हाँ, किसी इंसान को अगर दिख जाए तो दो चार बातें करके दिल हल्का करने के लिए उनके पास आते हैं, जैसे अभी मैं तुम्हारे पास आया हूं। असली में तुम्हें डर भूतों का नहीं है, तुम्हें डर है अंधेरे से, डार्कनेस से। मगर अंधेरा भी तो एक वस्तु की तरह है। दुनिया की बाकी सारी वस्तुएं जैसे पेड़, पौधे, घर, उजाला, ये सब हम आंखों से देख सकते हैं, मगर अंधेरे के अंदर क्या है हम उसे नहीं देख पाते हैं। और उसी ना देख पाने के डर से तुम ग्रसित हो। मैंने तो साइकाइट्रिस्ट भी दिखाया है, कोई असर नहीं हुआ। इस डर को कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हटा पाएगा, सिर्फ तुम ही हटा पाओगे। अंधेरे से डरना छोड़ दो, उसे भी एक साधारण वस्तु की तरह समझना शुरू करो। देखो देखो, तुम्हारा हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरी बातों पर जरा गौर करना। अभी मैं चलता हूँ, ज्यादा देर तक शरीर धारण करने से तकलीफ होती है। मेरी बातें मानोगे ना? जी, कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, इस बूढ़े की परामर्श को मान के देखो, जिंदगी बदल जाएगी। वैसे अगर तुम मेरे कहा मानोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे परेशान करने वाले उन दोनों को सबक सिखाऊंगा, ये वादा है मेरा। कहकर वो आकृति हवा में विलीन हो गई। कुछ देर तक अमितेश वहीं बैठा रहा, फिर कुछ सोचकर ऑफिस की तरफ चल दिया। पार्क में इस वक्त राय और अरविंद बैठे थे। राय बोल पड़ा,
देखा आज कैसा सबक सिखाया उस अमितेश को है? सबके लिए थोड़ा मजे का काम हो गया। मगर सर मैं तो बहुत डर गया था। अरे जिस तरह से वो पेट आ गया था मुझे तो डर लगने लगा था। आज लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। काहे का ज्यादा? अरे इस तरह के डरपोक इंसान को सोसाइटी में रहने की जरूरत ही क्या है? ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारे और हमारे जैसे हिम्मती लोगों के मनोरंजन का साधन बने। अरे दिन भर ऑफिस में इतना हम खटते हैं, थोड़ा सा इनके साथ मजाक करके ही तो मनोरंजन होता है। क्या कहते हो? अरे सर आप जो कहें, मैं तो आपका भक्त हूँ। हाँ ये तो है, आज तुमने मेरी बहुत सहायता की। तुम्हारे बिना ये मजा अधूरा रह जाता। ऐसे ही लगे रहो मेरे साथ, नौकरी की चिंता मत करो। तुम्हारा सीआर मैं बना कर जाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आना। अरे सर बस आप ही से सब कुछ सीख रहा हूँ। अब आज जब वो हाथ मुंह धोने गया था तब मैंने अपनी 2-3 फाइलें चुपचाप से उसके टेबल में रख दी। बेचारा अपनी फाइलों के साथ साथ मेरी फाइलें भी निपटा देगा। ऑफिस के कुछ कामचोर कर्मचारी ऑफिस बंक करके इस समय पार्क में सिगरेट पीते समय बिताते हैं। इन्हीं में ऑफिस के ये 2 कर्मचारी मिस्टर रॉय और अरविंद हैं। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक अरविंद चुप हो गया। उसके चुप होते ही मिस्टर रॉय चौंक कर उसकी तरफ देखे। वो भी चौंक पड़े। अरविंद का चेहरा ऐसा सफेद पड़ा हुआ था जैसे ब्लैंक पेपर हो। अरविंद क्या हुआ क्या हुआ? कहते कहते अरविंद की देखने की दिशा में उन्होंने भी देखा। अरे चंदू, राय सर को देखा क्या? नहीं बाबू, मैंने नहीं देखा है। सुरेंद्र चौंक पड़ा था। अचानक ही अमितेश ने कहा, क्यों क्या हो गया? थोड़े चिंतित लग रहे हो? अरे क्या बताऊं मिसेज बाबू, ये फाइल को सर का साइन कराकर अभी कुरियर करना था, मगर वो अपने चेंबर में नहीं है। आसपास भी तलाश की मगर वॉशरूम यहाँ वहां कहीं भी नहीं है। अब गए कहाँ? अरविंद भी अपनी टेबल पर नहीं है। कहीं पार्क में सिगरेट पीने तो नहीं गए? आइए तो देखते हैं। और इसके बाद तो जैसे ऑफिस में हलचल सी मच गई। पार्क के कोने में रॉय और अरविंद बेहोश हालत में मिले थे। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। कई घंटों के डॉक्टरों के प्रयास से अरविंद तो होश में नहीं आ पाया, मगर मिस्टर रॉय होश में आ गए थे। मगर हालत उनकी भी ठीक न थी। ट्रॉमा की बहुत गहरी कंडीशन में थे। बार बार डर के मारे एक ही शब्द दोहरा रहे थे, महेंद्र मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ अरविंद कोमा में था। डॉक्टर को शक था किसी चीज को देखकर दोनों बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, मगर किस चीज को समझ से परे था। अगले दिन ऑफिस में सभी एकत्रित थे। बातें भी हो रही थी, आखिर दोनों के साथ हुआ क्या। तभी चंदू चपरासी ने कहा, साहब मेरी बात सुनो तो कुछ कहूं। ये महेंद्र चंद्रवंशी का नाम ले रहे हैं राय बाबू। आज से बहुत साल पहले इस बिल्डिंग में एक दूसरी दफ्तर थी। मैं तब नया नया यहाँ लगा था। महेंद्र बाबू यहाँ क्लर्क थे। काम के प्रति उनका रुझान देखते बनता था। बेचारे वर्किंग टेबल पर ही हार्ट अटैक से गए थे। मुझसे हमेशा कहते थे, महेंद्र एक दिन तेरे हाथ की चाय पीकर काम करते करते जाऊंगा। वो ऐसे ही गए।
कहते हैं उनकी आत्मा आज भी इस ऑफिस में और उस पार्क में घूमती देखी जाती है। मुझे लगता है उन दोनों ने वही देखा। हिमा बोल उठी, ओफो चंदू भैया, ये सब क्या आलतू फालतू की बातें आप करते रहते हैं, जाइए तो काम करिए। चंदू भैया का दिमाग भी सठिया गया है। सबने चंदू की बात को जैसे सिरे से नकार दिया। भूत प्रेत इन सब बातों पे कोई विश्वास करता है क्या? मगर अमितेश के होंठों पर एक शैतानी हंसी नाच उठी। उसे समझ में आ गया था कि उसके उस अनजाने मददगार ने उसकी मदद जरूर कर दी थी। अब ऑफिस में उस पर कोई प्रैक्टिकल जोक नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद उनके साथ बहुत बड़ा जोक हो गया है। उस दिन खुशी खुशी अमितेश बाहर से खाना पैक कराकर घर की ओर जा रहा था। सीढ़ी पर पहला कदम रखा ही था कि लोड शेडिंग से लाइट गोल हो गई। अचानक ही हितू की आवाज आई, बाबा 2 मिनट इंतजार करिएगा, हम आ रहा हूं, आपको घर तक छोड़ के आऊंगा। मगर अमितेश बोल पड़े, नहीं हितू, आज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगले ही पल उस घनघोर डराने वाले अंधेरी सीढ़ियों पर उन्होंने अकेले ही पांव दे दिया। एक शेर की तरह वो उस अंधेरी सीढ़ी पर टक भरते हुए आगे चले जा रहे थे। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर सीना तान कर उन्होंने दस्तक दी। अंधेरी सीढ़ियों के उस डर के जाल को तोड़कर अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था आईटी कंपनी का सबसे डरपोक कर्मचारी अमितेश।